एक बार फिर स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सपा सांसद रामलाल जी सुमन का नाम बीते कुछ दिनों से खबरों में छाया है और ऐसा क्यों है ये बताने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते चले। सांसद महोदय ने भरे सदन में राणा सांगा को गद्दार ठहरा दिया। और फिर क्या था, संसद से लेकर सड़क तक जो संग्राम शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कौन थे राणा सांगा और आज की तारीख में बाबर और सांगा को लेकर विवाद कितना है जायज है? आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों का वो राज जिससे आप आज तक अनजान थे। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जो अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़े, आंखें निकल जाने तक युद्ध के मैदान में डटे रहे, क्या वो राणा सांगा गद्दार है जिनके अदम्य साहस ने इब्राहिम लोदी को खदेड़ दिया? क्या वो शासक गद्दार थे? आखिर क्यों सपा सांसद ने भरी संसद में राणा सांगा पर बाबर को न्योता देने का इल्जाम लगाया और इतना ही नहीं, उनकी औलादों को गद्दार ठहरा दिया? महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा दरअसल महाराणा प्रताप के दादा थे, जिन्होंने 1509 से 1527 तक शासन किया। ये वही दौर था जब मुगल साम्राज्य भारत में अपने पांव पसारने के लिए मौका तलाश रहा था। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें केवल एक बार हारे थे। इन युद्धों में एक हाथ, एक पैर, एक आंख खोने और शरीर पर लगभग 80 घाव के बावजूद विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई जारी रखी थी। हालांकि अगर इतिहास को खंगाले तो इसे महज कीवदंती ही माना जाता है, लेकिन इतिहास के मुताबिक राणा सांगा की वीरता का परिचय खतौनी का वो युद्ध देता है जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खदेड़ दिया था। खतौली की लड़ाई साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खतौली की लड़ाई लड़ी थी। 5 घंटे तक लड़ने के बाद राणा सांगा की वीरता और रण कौशल को देख इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे। मेवाड़ की सेना ने एक लोदी राजकुमार को बंदी बना लिया और फिरौती के भुगतान पर कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया। इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था और घुटने में तीर लगने के कारण उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर जिस मौके की तलाश में था, ये मौका उसे इस युद्ध के बाद ही मिला, जब दिल्ली के गवर्नर दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ काबुल के राजा बाबर से मदद मांगी थी। और इसका परिणाम था पानीपत का वो युद्ध जिसने आने वाले समय में भारत की दशा और दिशा तय की। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस समय के इतिहास पर बहस छिड़ी है वो 16वीं शताब्दी का वो काल था जब भारत एक राष्ट्र नहीं था, न ही एक राष्ट्र की कोई अवधारणा ही थी। जब राष्ट्रवाद की अवधारणा थी ही नहीं तो फिर बाहरी या विदेशी आक्रांता का कोई सवाल नहीं। बहरहाल इतिहास के मुताबिक 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। लेकिन बाबर यही नहीं रुका। दिल्ली विजय ने बाबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बल दिया और उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मेवाड़ पर हमला किया, जो कि उस दौर में किसी भी शासक के लिए बेहद आम बात थी। लेकिन मेवाड़ के राणा सांगा ने 21 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में बाबर की मंशा पर पानी फेर दिया और बाबर को पराजित कर किले पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कुछ ही दिनों बाद 16 मार्च 1527 को बाबर तोपों के साथ लौटा और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर एक नए इतिहास की शुरुआत की। इतिहास के तथ्यों को देखें। खानवा के इस युद्ध में बाबर की सहायता कुछ राजपूत शासकों ने की थी। वहीं राणा सांगा ने अपना सब कुछ गवा कर भी हार नहीं मानी और गुरिल्ला युद्ध के जरिए मुगलों का विरोध करते रहे। माना जाता है कि जह राणा सांगा बाबर के खिलाफ अगले युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनके सहयोगियों ने उनको जहर दे दिया और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई।
खानवा के युद्ध से पहले ही बाबर ने अपने संस्मरण में लिखा है, जब हम अभी भी काबुल में थे, राणा सांगा ने अपनी शुभकामनाओं की गवाही देने और ये योजना बताने के लिए एक दूत भेजा था। यदि सम्मानित बादशाह उस तरफ से दिल्ली के पास आएंगे तो मैं इस तरफ से आगरा पर हमला करूंगा। लेकिन मैंने इब्राहिम को हरा दिया, मैंने दिल्ली और आगरा को भी हरा दिया। और अब तक उस मूर्ति पूजक ने आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है कि बाबर ने बाजौर के बाद भारत पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया और राणा के दूत किस समय बाबर को आमंत्रित करने काबुल पहुंचे थे। बाबर के तर्क को उसके चचेरे भाई मिर्जा हैदर ने तारीख रशीदी में समर्थन दिया है, जिसमें राणा सांगा के राजदूत और बाबर के पास उनकी यात्रा का उल्लेख है। यही वजह है कि लगभग सभी आधुनिक इतिहासकारों को इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह का कारण नहीं मिलता। राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। ये इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि हालांकि राणा सांगा पानीपत में बाबर के खिलाफ लड़ने नहीं आए, लेकिन इब्राहिम लोदी की मौत के बाद उन्होंने महमूद लोदी को अगला सुल्तान बनाने में मदद की। इतना ही नहीं, इससे जुड़े सिक्के भी मेवाड़ में चलाए गए। इतिहास में कुछ एक कट्टर शासकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी शासक हर धर्म को साथ लेकर चलने वाले ही रहे। अकबर के काल में मान सिंह और मुगलों के लिए उठी मराठों की तलवार इस बात का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट। इससे शर्मनाक शायद ही कुछ होगा कि आज के दौर में जब हमने अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नाप ली है, उस दौर में हमारे राजनेता 16वीं शताब्दी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, बाबर और राणा सांगा की कुंडली खंगाल रहे हैं। उनकी औलादों पर बयानबाजी राजनीति का केंद्र बन गई है। कभी कोई औरंगजेब की कब्र उखाड़ता है तो कोई राणा सांगा जैसे महान शासक को गद्दार बताता है। सवाल यह है कि क्या इतिहास इसलिए लिखा गया कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करके दंगे भड़काए जाए, या इसलिए लिखा गया था कि इतिहास की गलतियों से सीख लेकर भविष्य को सुधारा जाए? आपके इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारतीय संसद में बहस का मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए, या आए दिन इसी तरह किसी न किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की कुंडली खंगाल कर बवाल होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।